हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे भारत में कितने प्रकार के जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में जानेंगे। और इन जितने भी सेक्टर्स हैं इनके क्या क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन सेक्टर्स में जो जो बदलाव आए हैं, इनका योगदान में जो जो बदलाव आए हैं, कहीं किसी क्षेत्र जो है उसमें कमी आई है, कहीं पे सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी आई है, तो उसके बारे में देखा जाएगा ग्राफ के आधार पे। उसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपी क्या है, उसके बारे में समझेंगे। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे जीडीपी क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी की क्या डिफिनीसन है, विश्व में जीडीपी के आधार पे भारत के क्या स्थान है, अग्रणीय स्थान कौन है, पीपीपी के स्थान पे क्या स्थान है भारत का, जीएनपी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है भारत की, इन सारी चीज़ों पे हम इस सेशन में बात करेंगे। इसके पहले आपको रिकॉल कराता चलूँ, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देखें। हमने इसके पहले के सेक्शन जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने देखा था। उससे भी पहले हमने देखा है कि योजना आयोग क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़े थे, नीति आयोग के बारे में हमने देखा था, कितने प्रकार के अर्थव्यवस्थाएँ हैं, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है, क्या क्या इसके डिफिनीशंस हैं, और क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी जब अर्थव्यवस्था जब शुरू हुई, माफ़ करिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी, तो उससे ही हरित क्रांति का जन्म होता है। हरित क्रांति क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या फ़ायदे थे, हरित क्रांति हमने कैसे अडॉप्ट किया विश्व से, किन किन सारी चीज़ों हमने बारे में हमने पढ़ चुका है। देखिए, इसके बाद 1990 के बाद से जो भी भारत के अर्थव्यवस्था में बदलाव आए हैं, ये जो आपका सिलेबस जो रह रहा है, इसको हम लोग आने वाले जो भविष्य के लेक्चर होंगे उसमें हम लोग देखेंगे। इसके पहले ये जो बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है, ये तरह का जीडीपी, नेशनल इनकम, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आगे के टॉपिक आएंगे पढ़ने के लिए, उसमें जीडीपी का कहीं ना कहीं आधार होगा। तो जब तक आप जीडीपी नहीं समझेंगे क्या होता है, तो आप कैसे जाने समझेंगे, आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा उसको क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, आज से शुरू करते हैं। उसके पहले एक थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि हरित क्रांति वगैरह जो भारत में आए थे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए, जब हरित क्रांति भारत में आई थी, अडॉप्ट किया था भारत ने, तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका प्रभाव दिखता है। भारत में जो है आत्मनिर्भरता वाकई में आ गई। भारत में जो भूखमरी थी, लोगों के पास खाने को नहीं थे, तो सरकार ने इन समस्याओं का निदान तो खोज लिया। हरित क्रांति आई, उत्पादन क्षमता बढ़ गया, भारत आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन भारत में जो है बेरोजगारी जो थी, वो बेरोजगारी वैसी बनी ही रही। कुछ थोड़ा बहुत तो सुधार हुए, लेकिन अत्यधिक लोग तो कृषि में ही थे। और 1960 से 70 के दशक जो था, 70 तक आते आते भी कृषि के क्षेत्र में ही लोग लगे रहे। ऐसे कहा जाता है कि लगभग 70 के तक आते आते 1960 के दशक के आखिरी समय में, सबसे लास्ट में 1970 तक आते आते लगभग 65% जो लोग थे वो कृषि क्षेत्र से ही जुड़ रहे। तो मतलब कि पहले भी यही स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति थी, थोड़ी बहुत सुधार हुए थे। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि भारत में जो है सरकार ने तो कृषि पे ध्यान दिया, साथ साथ उद्योग पर ध्यान दिया, लेकिन भारत के अंतर्गत उद्योग उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पाए। उद्योग उतने अच्छे आधार पे नहीं स्टार्टअप हो पाया, देश के अंतर्गत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लग पाए। तो जब इंडस्ट्री लग ही नहीं पाए तो रोज़गार आना कैसे हो पाएगा। तो इसलिए रोज़गार भारत में जो है अलग से सृजित नहीं हो पाया। अब जो लोग पहले से कृषि में थे वो कृषि में लगे रहे, है ना। इसको मैं एक थोड़े से एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई खेत का टुकड़ा है ना। देखिए, ये मान लेते हैं ये खेत का टुकड़ा है। यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ये इस पे खेती करता है, ठीक है।
अब ये अकेले इस खेत पे जो उत्पादन करता था, जो उपज होती थी, मान लेते हैं कि 50 क्विंटल, है ना, या 50 टन कह देते हैं, 50 टन जो है उपज हो रहा है धान का। ओके, अब क्या है कि इसके दो बच्चे होते हैं, है ना, देखिए इसके दो बच्चे होते हैं। अब ये कितने हो गए 3। अब तीनों ये तीनों जो हो गए 1 2 3, तीनों ही इस पे जो है कृषि कर रहे हैं। अब जब तीनों कृषि कर रहे हैं तो खेत का क्षेत्र तो नहीं बढ़ गया ना, खेत का क्षेत्र तो नहीं बढ़ गया। अब एक व्यक्ति जब इसमें 50 टन अगर उपज कर रहा है तो हो सकता है, और 3 लोग अच्छे से, कितना भी अच्छे से खेती करेंगे तो हो सकता है 51 टन हो जाए, या उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ही। तो उपज का जो क्षेत्र था ये तो इतना ही रहा। तो एक तो ये बात हो कि उपज जो था उतना ही रहा। दूसरी बात हम बात करते हैं रोजगार की। देखिए ये भी इसी में ही लगे हुए थे। अगर इनके पास, इनके बच्चे के पास कोई और विकल्प होता, है ना, कोई और विकल्प होता किसी अन्य रोजगार में जाने के लिए, या हो सकता है कोई इंडस्ट्री लगती, है ना, कोई कोई इंडस्ट्री आती तो यहाँ पे ये रोज़गार में जा सकते थे, यहाँ पे कोई और नौकरी कर सकते थे। मोबाइल बनाने की कोई कंपनी होती, या किसी भी तरह के कपड़े की कंपनी होती, या किसी भी तरह के अन्य जैसे कि एलईडी वगैरह बनाने की कंपनी होती, या अन्य कई तरह के इंडस्ट्री हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती, रोज़गार होता, तो ये जो है, ये व्यक्ति यहाँ खेती तो कर ही रहा था, इसके जो बच्चे थे यहाँ पे खेती, यहाँ पे ये कृषि में नहीं जाते बल्कि अन्य अन्य रोज़गार में जाते। तो यही हुआ। देखिए उद्योग थे नहीं, जितनी ज़रूरत थी भारत के अंतर्गत, जितनी जनसंख्या थी उस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, तो रोज़गार तो आना ही नहीं था। तो रोज़गार जब नहीं आया तो कृषि में ही लोग लगे रहे। तो इसलिए जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी वगैरह, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि लोग भारत में जो है 1970 तक भी 65% लोग कृषि में ही सम्मिलित, कृषि के क्षेत्र में लगे रहे। चलिए तो हो गया निष्कर्ष। ओके, अब बात करते हैं कि हम हरित क्रांति के बारे में समझ चुके हैं, श्वेत क्रांति भी हमने पढ़ा था, है ना। श्वेत क्रांति से भी जो भी प्रश्न बन रहे थे हमने प्रश्न कर लिए थे। हरित क्रांति से भी जो उनके जनक कौन होते हैं, बोर्ड लॉ के बारे में आपको बताया गया था, MS स्वामीनाथन के बारे में बताया गया था, कमेटी के बारे में आपने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। अगर जो व्यक्ति नहीं, जो विद्यार्थी अगर नहीं जान रहा है, नहीं पढ़ा है, वो पिछले लेक्चर में जाके देखे, अच्छे से पढ़ाया गया है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आपको बताया जाएगा। अब हम आज शुरू करते हैं कि भारत में जो है क्षेत्रक कितने हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं। पहले अर्थ क्षेत्रक देख लेते हैं, क्या होता है क्षेत्रक। देखिए किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जो है कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पेन बन रहे हैं, कहीं पे LCD बन रहा है, कहीं LED बन रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। साथ ही साथ उस टीवी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए क्या यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ओके। उस टीवी पे जो कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, है ना, कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम बना रहा है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो न्यूज़ पढ़ रही है आपके स्क्रीन के सामने, है ना। तो देखिए एक ही स्टोरी तो एक है, इसमें देखिए कई तरह के भूमिकाएं हैं, है ना। एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए अभी आप क्या कर, अपने फ़ोन पे आप जो वीडियो देख रहे होंगे, उस फ़ोन को बनाने वाला कोई इंडस्ट्री होगा, सैमसंग का फ़ोन होगा, नोकिया का फ़ोन होगा, या माइक्रोमैक्स होगा, या अन्य कई तरह के फ़ोन होंगे, आजकल मार्केट में आ चुका है। तो उसको क्या, कौन प्रोडक्ट उसका इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है उसको, तो उसको तो इंडस्ट्री ने फ़ोन बना दिया। उसके भी अंदर कई तरह के काम है, जैसे कि उसमें ट्रांजिस्टर जो लगेगा, उस पर स्क्रीन कहाँ से लगेगा, बैटरी अलग से लगता है, तो उसको भी कई अलग अलग जगह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। फिर अलग अलग जगहों से उसके पार्ट्स आते हैं और एक जगह असेंबल होता है। ये तो चलो इसकी बात हो गई। हम सिर्फ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग होकर आ गई, आपने मार्केट से आपने ख़रीद लिया, तो ये तो चलिए किसका योगदान रहा, इंडस्ट्री का योगदान रहा। उसने क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसने वो विनिर्माण क्षेत्र में आ गया, विनिर्माण कर दिया। दूसरा देखिए, अब आपको सेवा, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। और अब मान लीजिए जैसे कि एक होता है कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र में जैसे खेती कर रहे हैं, वहाँ जो उपज हो रहा है वो क्या हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया। 3 तरह के क्षेत्र के बारे में बात की जाती है पूरे विश्व में।
और इसको और अच्छे से हम समझेंगे, जब इसमें आगे पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझा जाएगा। देखिए, मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। इसको कहते हैं सेक्टर, इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर, और ये है टर्शियरी सेक्टर, है ना। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, है ना। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, द्वितीय सेक्टर क्या है, तृतीय सेक्टर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या सम्मिलित है, आप इसको देखते हैं। पहला है कृषि तथा समृद्धि क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन आदि आदि आदि, ये सब क्या है, ये कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई किसान है, वो खेत में जो है किसी भी तरह का उत्पादन करता है, धान का, गेहूं का, मक्के का, बाजरा का, अन्य चीज़ों का, वेजिटेबल्स के, कई तरह की सब्जियां उगाए जा रहे हैं। तो ये हो गया, किस तरह का योगदान दे रहा है, कृषि का योगदान, कृषि में योगदान दे रहा है, ये सेवा क्षेत्र, माफ़ करिए, कृषि में आ गया, है ना। प्राथमिक सेक्टर है ये, क्या है ये, प्राथमिक सेक्टर। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, पहले इसको एक एग्जाम्पल दोबारा समझ लेते हैं कि प्राथमिक कौन सा होगा, द्वितीय कौन सा होगा, तृतीय कौन सा होगा। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, उसने अपने खेत में जो है गेहूं का उत्पादन किया, है ना, तो कृषि है। अब इसने क्या किया, प्राथमिक सेक्टर में योगदान दिया, ठीक। अब गेहूं जो है कोई व्यापारी खरीद लेता है, अब उस व्यापारी को 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष तो क्या कहते हैं, व्यापारी जो है वो गेहूं को खरीद लेता है। अब उस गेहूं को व्यापारी जो है किसी इंडस्ट्री को बेचता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री वाले ने क्या किया, उस गेहूं से बिस्किट बनाए, आटा बनाया, ब्रेड बनाया, और गेहूं से बनने वाले कई तरह के प्रोडक्ट उसने बनाए, ठीक है, उसने बना दिए। उसके बाद बनाने के बाद उसने मार्केट में दिया। मार्केट में जो है आपने ख़रीद के खाए उसको, लेकिन मार्केट में आने के लिए कहाँ से आया, दुकान वाले ने, बड़े मार्केट जो बड़े व्यापारी होते हैं उसे खरीद के छोटा व्यापारी लाया, छोटा व्यापारी दुकान वालों को दिया, है ना। तो देखिए, इस कहानी में आपको मैं प्राथमिक सेक्टर कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, इसको समझते हैं। किसान ने उत्पादन किया गेहूं का, तो मतलब उसने प्राथमिक सेक्टर में योगदान दिया, ठीक है। व्यापारी ने खरीद के उसको जो है इंडस्ट्री को दे दिया, तो इंडस्ट्री वाले ने उससे क्या किया, उससे ब्रेड बनाए, बिस्किट बनाए, अन्य तरह कई चीज़ें बनाई, तो उसको क्या किया, उसने द्वितीय क्षेत्र का काम किया। क्या किया, वो विनिर्माण काम किया, विनिर्माण का काम किया, ठीक है। तीसरे सेक्टर में ये सेवा क्षेत्र में, अब जो छोटे व्यापारी है वो बड़े व्यापारी से खरीदता है, बड़े व्यापारी जो है इंडस्ट्री वाले से खरीदता है, बिस्किट ब्रेड जो भी है, उसको ला के छोटे व्यापारी को देता है। छोटा व्यापारी जो है आपके जो गांव में आपके घर के अगल बगल जो छोटे दुकानदार है उसको बेचता है, वो उसको खरीद के आपको देता है। तो एक तरह क्या है, सेवा, वो सेवा क्षेत्र में आ गया। तो ऐसे समझ सकते हैं, और ऐसे ही हम आगे के भी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, कृषि के अंतर्गत में प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत में क्या क्या आएगा, कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, खनन तथा उत्खनन है। इसके अलावा आदि और भी चीज़ें आएंगी, आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आगे हम देखते हैं। देखिए, हमारा द्वितीय क्षेत्रक जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है विनिर्माण, दूसरा है निर्माण, गैस, जल, बिजली, आपूर्ति आदि, इसमें भी ऐड कर लें आप, और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकते हैं। जैसे देखिए, प्राथमिक सेक्टर की बात हमने कर लिया, कृषि वगैरह हो गया। अब सिर्फ कृषि की ही बात नहीं की जा रही है, कई तरह के जो जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, आपको बताया ही गया, आपने देखा ही होगा। मछली के पालन हो रही है, पालन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई तरह के मुर्गी पालन की जाती है, अन्य तरह के जो मांस मछली का जो उत्पादन की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है कृषि के अंतर्गत में सम्मिलित किया जाता है, कृषि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा सेक्टर पढ़ते हैं। दूसरा सेक्टर हमारा क्या है, द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सेकेंड सेक्टर। तो इसमें जो हम बात करते हैं विनिर्माण की, गैस, जल वगैरह। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जैसे कि LPG आपने पढ़ा होगा, है ना,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस वगैरह, जो आपके घर में जो खाना बनता है वो गैस बनाए जा रहे हैं। आजकल जो आप रिक्शे से जा रहे होंगे शहरों में, महानगरों में, वहाँ पे देखेंगे या कई तरह के छोटे छोटे, अब तो शहरों में भी, कस्बे में भी आ चुका है कई तरह के इलेक्ट्रिक कार आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले अभी उतने डेवलप नहीं हुआ है देश के अंतर्गत। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि प्राकृतिक गैस जो है ना, उसका भी निर्माण किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। और कई तरह के गैस का उपयोग किया जा रहा है अभी भारत के अंदर, जिससे पोल्यूशन को नियंत्रित किया जा सके। उसी तरह से वाटर, कई तरह का, आप अगर शहरों में रह रहे होंगे तो पानी पीने का किल्लत तो रहती ही रहती है, तो आप पानी खरीद के पीते हैं। तो वहाँ भी देखिए पानी वगैरह का जो है एक तरह का सेवा क्षेत्र का है ना, वहाँ आपको पानी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा देखिए बिजली आपूर्ति, आप यहाँ पे भी जो देख रहे हैं कई तरह कंपनियाँ जो है बिजली, एक तो TDD करके आता है, या अन्य राज्यों का, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करती है। अब भारत में चलो ये तो एक तरह से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में जाएं आप, चाइना में जाएं, जापान में जाएं, अन्य देशों में जाएं, तो वहाँ पे जो है छोटी छोटी कंपनियाँ वो बिजली बनाती है, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके वो भी बेचती हैं बिजली। तो ये इन सारी चीज़ों को द्वितीयक क्षेत्र में लिया जाता है। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री है, आपको बताई हूँ अभी, जैसे कि कोई मोबाइल, सैमसंग की कंपनी है, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो किस में योगदान दे रही है? द्वितीयक क्षेत्र में। कोई टीवी बना रही है, LED लाइट बना रही है, जिस स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कंपनी कोई बना रही होगी, इसकी असेंबलिंग कर रही होगी, वो भी किस में योगदान दे रही है? द्वितीयक क्षेत्र में, है ना। तो इसको ऐसे समझे, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही सारी चीज़ों को अलग अलग आप डिवाइड कर पाएंगे और बांट पाएंगे कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, है ना। तो ये तो हो गया द्वितीय श्रेणी का। देखिए तीसरा आप देखते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में, देखते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए तृतीयक क्षेत्र को कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र होता है, सेवा सेक्टर होता है ना। इसमें एक तरह की सेवा जुड़ी होती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर देख रहे होंगे, तो ये किस में आएगा? तृतीय सेक्टर में आएगा, है ना, थर्ड सेक्टर में आएगा। ये सेवा क्षेत्र है। आपके यहाँ अगर अन्य भी कोई सारी चीज़ें हैं पे देख सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख रहे होंगे, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर अगर न्यूज़ पढ़ रही है तो टीवी सेक्टर है, तो सेवा क्षेत्र है। आप ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी सेवा क्षेत्र है। बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी सेवा क्षेत्र है, इत्यादि। और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं क्या कि हमने लिखा है, देखिए व्यापार, होटल वगैरह, जलपान गृह वगैरह हो गया, परिवहन, संग्रहण, संचार, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा आदि, संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं में देखिए आपके देश में, आपके गांव में कई तरह ग्राम पंचायत लोग बनते हैं, तो वो भी सेवा देते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। लोक प्रशासन से संबंधित लोग, जो पुलिस हैं, आपके यहाँ जो दरोगा है, कई तरह के जो क्राइम से संबंधित समस्याओं के बारे में वो देखते हैं। कोई कहीं पे दंगा फसाद होता है, उससे भी लोग, जो पुलिस डिपार्टमेंट से लोग हैं, तो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में जोड़ा जाता है, समझा जाता है, बांटा जाता है ना। तो आप समझ चुके हैं प्रथम सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो हमने 3 तरह के सेक्टर पढ़ लिया। एक बार दोबारा से इसको हम बता देते हैं। देखिए प्रथम सेक्टर में, प्रथम है कृषि, समझ सोचिए सीधे कृषि, सबसे कृषि सेक्टर अगर समझ रहे हैं तो समझिए प्रथम सेक्टर है ये, है ना। तो इसमें जो है प्रथम क्षेत्र में कृषि है, मत्स्य पालन है और कई तरह के उत्पादन है, मांस मछली का उत्पादन वगैरह जो होता है, तो ये किस में आ जाएगा? प्रथम सेक्टर में आ जाएगा, प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्या है, किस में आ जाएगा? द्वितीय का आ जाएगा विनिर्माण जो एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाएगी, उस वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फ़ोन बनाएगा, कैमरे बनाएंगे, अन्य भी तरह के कई तरह के इक्विपमेंट बनाया जाएगा, और भी सारी चीज़ों का जो विनिर्माण कर रहा है वो किस में आ जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में। और तृतीय क्षेत्रक में कौन आ जाएगा? जिसमें सेवाएं संबंधित है। तृतीय क्षेत्र को सेवाएं क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जब लागू कर दी गई 1951 से भारत में, तो उसमें सारी सेक्टरों में योगदान रहा, इसमें ग्रोथ हुआ, और फिर हरित क्रांति आती है, इससे भी प्रभाव रहा देश के अंतर्गत। हम देखते हैं कि भारत के अंदर कृषि क्षेत्र शुरू से ही ज़्यादा, कृषि क्षेत्र का योगदान क्या रहा शुरू में? पहले तो सबसे ज़्यादा था, फिर इसमें बदलाव आए, कम हुए, फिर सेवा क्षेत्र अधिक बढ़ने लगा। इसको हम ग्राफ से समझते हैं कि कैसे इसमें बदलाव आते रहे हैं आज़ादी के बाद से ही और अभी तक। इसको तो हम बाद में देखेंगे। देखिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के,
हम जीडीपी के आधार पे देखेंगे कि जीडीपी में भारत, जीडीपी में तीनों क्षेत्र का क्या क्या योगदान रहा, भारत के जीडीपी में तीनों क्षेत्र का क्या क्या योगदान रहा है। देखिए, पहला 1950-51 में जो है कृषि का योगदान था वो 59% था। ठीक है, सॉरी, देखिए भारत के जीडीपी में कृषि का जो योगदान था 59% था। कब था ये? 1950-51 में। उस टाइम जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है स्टार्ट हुई थी। 51 से स्टार्ट होती है पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आपने पढ़ा है। और देखिए कृषि का जो योगदान था 59%, ये 1990-51 में क्या होता है? 34.9% रह जाता है। मतलब कृषि में कमी आ रही है ना। कृषि का योगदान जो है वो कमी आ रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि लोग जो थे, अब जो हमारी भारत की जीडीपी जो है ग्रोथ कर रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र तो उतना ही है। उत्पादन में चलिए हरित क्रांति आई भी, चलिए उत्पादन बढ़ा, लेकिन एक स्तर के बाद उत्पादन तो रुक ही गया ना। अगर इस देखिए हम बात करते हैं, अगर आया है तो इसके पीछे कारण ये था कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा देश में, तो बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे इंडस्ट्री में लगे हुए थे, जो लेबर सोसाइटी जो थी वो लगी हुई थी, या और भी जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपने अपने गांव की तरफ पलायन कर गए। तो इंडस्ट्री एक तरह से ठप हो गई। तो लोग जो लेबर लोग थे जो अलग अपने अपने गांव में चले गए, बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, अन्य भी और भी राज्यों के जो लोग थे चले गए यहाँ पे। तो उन्होंने कृषि में ही अपना काम करना शुरू किया, वहीं से उनको रोज़गार का एक सहारा मिला। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखता है आपको, है ना। तो एक तो ये हम समझ लेते हैं, लेकिन मेन बदलाव आपको यहाँ दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं उद्योग में जो है 13% भारत के जीडीपी में 1950-51 के टाइम में, देखिए 13% का योगदान था उद्योग का, याद रखें इसको। और देखिए चेंजिंग कितना आता है, सीधे 2 गुने, लगभग 2 गुने जो उद्योग का जो है योगदान बढ़ जाता है भारत के जीडीपी में। अब ये कैसे हुआ? आपने देखा ही होगा, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कई तरह के उद्योग वगैरह में को बढ़ाने की कोशिश की, नए नए उद्योग लगाए गए देश के अंदर। और आज भी देखिए किसी भी देश में उद्योग वगैरह काफ़ी योगदान होता है इस और वैसे उद्योग जो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, छोटे छोटे उद्योग हो गया, जैसे कोई पेन बना रहा हो या कोई पंखे बना रहा है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखिएगा, कई जगह तो आपने दिल्ली कई क्षेत्रों में देखा होगा, वहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है ना, इनका काफ़ी योगदान होता है किसी भी देश के अंतर्गत, है ना। तो इसीलिए सरकार एमएसएमई सेक्टर में कई तरह के ध्यान भी दिए हुए है। सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़े, जिससे देश में ये जो है उद्योग में भारत के जीडीपी में उछाल आए, बढ़ोतरी हो। और देखिए ये यहाँ पे आप देखिए 25.18% जो है उद्योग का योगदान है जीडीपी में। कब? ये अभी वर्तमान का यह आंकड़ा है 2020-21 का, है ना। अब सेवाओं के बारे में देख लेते हैं एक बार। उस समय क्या था? 1950-51 के समय में 28% का योगदान था, और सेवाएं फिर बढ़ती ही गई। देखिए सबसे ज़्यादा सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। सेवाएं 28% का योगदान था जीडीपी में, 40.5% का योगदान हो गया। कब हुआ है? 1990-91 में। उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ है, 54% का योगदान हो गया। आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है तृतीय क्षेत्र का, मतलब सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है ना। तो इसके बारे में आप एक दोबारा से रिकॉल कर लें। देखिए आपको ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बात ये है कि आप ये ध्यान रखें कि सेवा क्षेत्र में सबसे योगदान, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। फिर किसका है? फिर है सेकेंडरी जो उद्योग क्षेत्र है उसका, फिर दूसरा है कृषि, तीसरा है कृषि का। इतना याद रखें। और वैसे भी भारत में जो है, अभी आप देखेंगे जब जीडीपी पढ़ाऊंगा आपको तो बताएंगे कि जीडीपी जो है भारत की जीडीपी क्या कितनी थी, मतलब कितना है वर्तमान में, भारत की जीडीपी कैसे निकालते हैं, अभी देखते हैं इस सारी चीज़ों को। इसीलिए अब जीडीपी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए अब हम ये इस आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको मालूम ही नहीं रहा है कि जीडीपी क्या है,
जब आपको मालूम नहीं है कि जीडीपी क्या है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है। इसको बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी देश के अंतर्गत जो है एक साल के अंदर में जो चीज़ें निकाली जाती है ये बताया जाएगा आपको, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय आय उत्पाद के अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है। इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा जीडीपी, फिर हम पढ़ेंगे जीएनपी, फिर हम पढ़ेंगे एनएनपी, है ना। फिलहाल तो हम आज इस लेक्चर में सिर्फ जीडीपी देखा जाएगा कि जीडीपी को क्या जानते हैं। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको, ग्रॉस प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं नीट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में आप देख लें इसको सकल। नेक्स्ट पेज बताता हूँ आपको इसको। देखिए ये आप देख लें नेशनल इनकम प्रोडक्ट, इस चैप्टर का नाम, इसके अंतर्गत तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, यहाँ से पहले सकल घरेलू उत्पाद है ये। और इसके बारे में आपको बता दूं कि जीडीपी क्या है। पहले आप इसके डिफिनीसन देख लेते हैं, है ना। ये किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंतर्गत, है ना, अलग अलग शब्दों के अलग अलग डिफिनीसन है, उसको भी बताया जाएगा। पहले डिफिनीसन आप समझें और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ें। किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वर्ष के भीतर किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में आखिरी मूल्य के समग्र योग को, सभी योग को ही जीडीपी कहा जाता है। समझ गए, समग्र योग, कुल योग को जीडीपी कहा जाता है। देखिए डिफिनीशन तो ऐसा है कि आपको समझे नहीं होंगे, इसको समझाया जाएगा। देखिए क्या है जीडीपी, हम इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। देखिए किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंतर्गत, जब घरेलू सीमा के अंतर्गत है तो मान लीजिए भारत है, मान लीजिए हम भारत देश की बात करते हैं ना, तो ये कोई भी राष्ट्र है, भारत के बारे में मान लेते हैं, ये इंडिया है। तो इसके अंतर्गत इसके घरेलू सीमा क्या है। अब मान लीजिए घरेलू सीमा की बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान भी आ गया घरेलू सीमा के अंतर्गत में, तो पाकिस्तान तो नहीं आएगा ना घरेलू सीमा के अंतर्गत में। जब आएगा तो भविष्य में देखा जाएगा जब आएगा तब, फिलहाल तो नहीं आएगा। जहाँ तक भारत की जो राजनीतिक सीमा है वहीं तक है ना। तो जब घरेलू सीमा के अंतर्गत मतलब कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, है ना, राजनीतिक सीमा समझिए। हम जो भारत की जो भौगोलिक सीमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए जब राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल के अंतर्गत में समय के बारे में बात दिया गया, एक साल, 1 ईयर, कितना है फाइनेंशियल ईयर हमारा होता भी कितना है, एक वर्ष होता है ना भारत का फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो 1 ईयर टाइम कितना है, 1 साल। इसके अंतर्गत जो है किसी भी सेवा हो, किसी भी तरह का उत्पाद हो, उत्पाद सेवा इकोनॉमिक्स में एक तरह से समझा जाता है, लेकिन आप सेवा समझे या आखिरी सेवा, जो सेवा है या उत्पाद है उसके आखिरी मूल्य, जो अंतिम मूल्य है ना। अब मान लीजिए कोई फ़ोन है, अब वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वो जितने का है वहाँ भी आप जो ऐड कर लें, उसके बाद जो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर आया, फिर दुकानदार वाले के पास अलग अलग प्राइस है ना। अब सबको तो ऐड करेंगे नहीं, इसको अभी समझाऊंगा कि कैसे क्यों नहीं ऐड करेंगे। तो आखिरी देखिए कितनी बात है, इसको मैं लिख देता हूँ। एक तो क्या है, समय की बात की जा रही है ना, एक तो समय की बात की जा रही है, 1 वर्ष। दूसरी क्या बात की जा रही है, राजनीतिक सीमा,
राजनीतिक सीमा है ना। तीसरी क्या बात की जा रही है? अंतिम मूल्य। और अंतिम मूल्य भी क्या है? बाजार में। सर इन सारी चीज़ों को समझाइए। मतलब एक वर्ष के भीतर किसी भी सेवा या किसी भी उत्पाद का बाजार में अंतिम मूल्य के समग्र योग को किसी भी उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का, उस देश का जीडीपी कहेंगे। समझ गए इस बात को? अब देखिए, अब ये टाइम की बात क्यों की जा रही है? राजनीतिक सीमाएं के बारे में क्यों बात की जा रही है? अंतिम मूल्य के बारे में क्यों बात की जा रही है? ये सब हम बारी बारी समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि देखिए, जब समय की बात की जा रही है ना, तो कोई भी देश जो है वो आप अपना एक फाइनेंशियल ईयर बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको देखना होता है कि हम अर्थव्यवस्था, भारत जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, नकारात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अब मान लीजिए किसी देश का अपना आर्थिक अर्थव्यवस्था अपना समझने के लिए उसके पास टाइम पीरियड कोई उसने नियम बनाया ही नहीं है ना। तो कैसे समझेगा कि हम पिछले साल क्या ग्रोथ थी हमारी, इस साल क्या ग्रोथ है और आगे का लक्ष्य क्या रखा जाए, वो भी कैसे फाइंड आउट नहीं कर पाएगा ना। आप ही अपने पे आप सोच सकते हैं। मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पिछले एग्ज़ाम में आपने क्या क्या गलतियाँ किया है ना, एक साल की तैयारी करें, पिछले साल आपने क्या क्या गलतियाँ किया, तो फिर आप देखेंगे कि हाँ चलिए, हमने जो तैयारी की थी पिछली बार, हमने हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो इस बार अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा उन सेक्टरों को भी देखेंगे, उन चैप्टरों को देखा जाएगा जो उन सेक्टरों को भी आप पढ़ेंगे जो पिछली बार आपका वीक था, जहाँ से प्रश्न आए थे आप गलत लगा या लगा नहीं पाए, है ना। तो उन सब सेक्टर को भी हम जो समस्याएं हैं उसको भी फाइंड आउट करके हम समाप्त करेंगे। तो कैसे आपने एक ईयर का अपने प्लान बनाया, फिर 2 ईयर का प्लान बनाया, है ना। सरकार भी तो ऐसे ही चलती है ना। कोई भी राष्ट्र जो है अपने अर्थव्यवस्था को चेक करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए वो एक फाइनेंशियल ईयर तय करती है कि हम एक साल में ये काम करेंगे। जैसे कि अपने आप बजट देखते होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बजट कैसे निकाला जाता है, संविधान से संबंधित क्या है, ये सारी चीज़ जाना जाएगा। आर्थिक समीक्षाएं आती है, तो ये एक साल का फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो बताया था, एक विवरण होता है बजट वगैरह में, है ना। तो इसलिए टाइम जो है ये एक टाइम के बारे में बात की जाती है, किस में? जीडीपी में, जो भारत में जो है 1 ईयर कहा जाता है ना। एक ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता है, लगभग सारे देश का जो 1 ईयर का ही होता है ना। दूसरी बात क्या की जा रही है? राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा के बारे में बात की जाए, है ना। तो राजनीतिक सीमा के बारे में बात क्यों की जा रही है? देखिए, मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए श्याम है ना, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए श्याम है, कोई व्यक्ति है, ये जाता है, ये अमेरिका जाता है, यूएस इंजीनियर है ये, और ये यूएसए जाता है ना, अमेरिका जाता है। यहाँ पे जो है इसने 50,000 या मान लीजिए 50 रुपये हम मान लेते हैं। भारत की, ये इंडिया है, यहाँ समझना आप कोशिश करें दोबारा से, ये इंडिया है, हमारा देश प्यारा भारत है। यहाँ पे जो है भारत की जो है जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी मान लेता हूँ कि 100 रुपये है ना। एक साल में भारत की जीडीपी कितनी है? 100 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये श्याम जो है भारत का ही व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, ये यूएसए जाके काम यहाँ जॉब करता है ना। तो यहाँ पे जो काम करता है, तो अब यहाँ से ये 50 रुपये यहाँ पे जॉब, ये 50 रुपये इसको अपनी कमाई का मिलता है। अब यहाँ पे जो भेजेगा यहाँ इसके पास, भारत में भेजना ही भेजना है, तो इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, इसीलिए राजनीतिक सीमा के बारे में बात की जाती है जीडीपी में। ये यहाँ से इसमें भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? अभी यहाँ से भेजेगा तो भारत में मान लीजिए 100 रुपये जीडीपी थी, 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये जीडीपी नहीं है ना। अब ये क्या है? ये जीडीपी में आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा, ये इसको ऐड किया जाता है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी जीडीपी को हम समझ रहे हैं, तो ये इसमें जो है इसको जीडीपी नहीं कहेंगे। जीडीपी कितना है भारत का? भारत का जीडीपी कितना है? 100 रुपया ही है, क्योंकि इसमें जो यूएसए से जो श्याम जो पैसे भेजेगा भारत में, इसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, समझ जाएंगे कि रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस जो है, कोई व्यक्ति अगर बाहरी मुल्क से, बाहरी राष्ट्र से
अगर जो भी जो पैसे भेजते हैं भारत के अंतर्गत उसको रेमिटेंस कहा जाता है ना। तो उसको समझ, अब आगे भी जब ये शब्द आए तो आप कंफ्यूज ना होइए, ये रेमिटेंस होता है। तो मान लीजिए रेमिटेंस जो है ना, इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखें कि जीडीपी के अंतर्गत रेमिटेंस सम्मिलित नहीं होता है। आपको हो सकता है कोई पूछे या प्रश्न भी बन सकते हैं कि भारत की जीडीपी के अंतर्गत में क्या सम्मिलित नहीं है या क्या सम्मिलित है। तो जब रेमिटेंस हो तो उसको सम्मिलित नहीं मानेंगे, है ना। रेमिटेंस जो है जीडीपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। ओके, अब श्याम ने 150 रुपये जो भेजे, रेमिटेंस में सम्मिलित में नहीं हुआ, तो भारत का जीडीपी क्या है, 100 रुपया था, 100 रुपया ही है। तो इसलिए इसको राजनीतिक सीमा के बारे में बात की जाती है, ठीक है, इतना हम समझ गए। लेकिन अब ये भी कहेंगे, देखिए मान लीजिए कि भारत का अन्य देशों में कई तरह का जो है ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे कि हमारे जो राजदूत हैं, तो वहाँ पे जो एम्बेसी हमारी बनी हुई है अन्य राष्ट्रों में, अन्य देशों में जो एम्बेसी बनी हुई है, तो वहाँ पे जो लोग कई तरह के पेपर्स वगैरह अप्लाई की जाती है, फॉर्म जगह मेडिकल चेकअप के लिए या वीज़ा वगैरह के लिए बनाए, भारत में आने के लिए, भ्रमण करने के लिए या इलाज के वास्ते या अन्य भी कई तरह के ज़रूरत के हिसाब से जो लोग हैं वहाँ से वीज़ा बनवाते हैं। तो वीज़ा बनाने के लिए क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ाइन लगता होगा, कुछ जो चार्ज लगते होंगे, फ़ी लगता होगा। तो वो फ़ी जो है, मान लीजिए ये अमेरिका में कोई एम्बेसी है भारत का, है ना, तो यहाँ पर जो फ़ी मान लीजिए 10 रुपये अगर मिला इसको 1 साल के अंतर्गत में, तो क्या इसमें आ गया, तो ये भी तो राजनीतिक सीमा ही तो है। तो ये राजनीतिक सीमा की बात इसलिए की जाए, अब कोई कह रहा है कि वो तो अमेरिका का है ना, तो उसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसको आप समझे इसमें। तो ये हम समझ गए राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक सीमा क्या है ना, यहाँ तक तो हम समझ गए। चलिए हम दूसरा देखते हैं। एक तो हो गया राजनीतिक सीमा, तीसरा हम बात क्या करते हैं, अंतिम मूल्य। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी भी वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य। अगर अंतिम मूल्य की बात की जाती है, देखिए मान लीजिए कि किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। अब उसको हमने क्या किया कि ये गेहूं है, तो किसान का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या माफ़ करिए, किसान का क्या इन्वेस्टमेंट है कृषि में, उसको हम नगण्य मान लेते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ से मान लेते हैं गेहूँ जो है, छोटा व्यापारी जो वहाँ पर गया वो 10 रुपये में गेहूँ खरीद लिया। ओके, अब ये 10 रुपये का गेहूँ खरीद लिया, इसने किया इंडस्ट्री, गेहूँ को 10 रुपये में खरीद लिया, इसको इंडस्ट्री में ले आकर देता है कितने में, अभी कुछ तो मुनाफा कमाएगा ना, तो ये 12 रुपये में क्या क्या इंडस्ट्री को बेच देता है। ठीक है, अब देखिए, अब इंडस्ट्री में कहाँ गया, कंपनी, इसको देख लिया, ये इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री है उसको बेचता है 12 रुपये में। इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री जो है उस गेहूं का जो भी चीज़ बनाई, बिस्किट बनाई, ब्रेड बनाई, उसको अपने लागत और फ़ायदा मुनाफा जोड़कर उसको कितने में बेच रही है, 14 रुपये में, है ना। और आपके पास कितने में आ रहा है, कोई कंज्यूमर है वो कितने में खरीद रहा है, तो कंज्यूमर जो है मान लीजिए बाकी की चीज़ें जोड़ लीजिए, तो इसको मान लीजिए हम 16 रुपये कर देते हैं। कंज्यूमर जो है कितने में ले रहा है, 16 रुपये में। आपके पास जो है वो बिस्किट खाने के, गेहूं से जो बिस्किट बना वो खाने के लिए वो कितने में मिल रहा है, तो 16 रुपये मिल रहा है ना। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए ये कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर है, ये बिस्किट कितना में ले रहा है, 16 रुपये में, है ना। बिस्किट ने 16 रुपये में खरीदी था। अब यहाँ पे देखिए अंतर आप समझने की कोशिश करें, ये 10 रुपये में गेहूँ था, यहाँ पे 2 रुपये प्लस हो गए, 12 हो गए। ये 12 था, यहाँ पे 2 प्लस और इंक्रीज हो गया, ये 14 था, 2 रुपये और प्लस इंक्रीज हो गया, है ना। अब अगर उस एरिया में, उस राष्ट्र में गेहूं से जो बिस्किट बना वहाँ से लेके वहाँ तक अगर सारी वैल्यू को ऐड कर लिया जाए, है ना, तो ये 10 यहाँ भी है, ये 10 यहाँ भी तो मौजूद है, यही 10 यहाँ भी मौजूद है, और यही 10 यहाँ भी मौजूद है। ये जितने 10 जो है गेहूं का जो प्राइस था, क्योंकि बिस्किट तो गेहूं से ही बना है, तो ये जो 10 रुपये जो ये गेहूं का जो प्राइस था, ये तो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। मतलब आखिरी तक 10 रुपया तो इन्वॉल्व तो है ही ना। बाकी जो ये जो 2 रुपये आप देख रहे हैं जो बढ़ रहा है, वो तो एक तरह का मुनाफा है ना, तो मुनाफे को जोड़ा गया। तो इसलिए जीडीपी में जो है, जब भी अंतिम जीडीपी निकालने की बात की जाती है, तो अंतिम मूल्य पे ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू, मान लीजिए इसको ही ऐड कर लेता हूँ, इसको भी ऐड कर लूँगा, यहाँ भी ऐड कर लूँगा, सबको ऐड कर लीजिए, तो बार बार एक ही जो अमाउंट है ना, वो क्या होगा, दोहरी जो गणन, ये कहा जाता है दोहरी गणन की समस्या आ जाएगी, गणने की समस्या आएगी। मतलब गणना जो की जाएगी वो बार बार एक ही अमाउंट को बार बार ऐड कर लिया जाएगा। इसलिए
सिर्फ जब जीडीपी निकाला जाएगा तो 16 रुपए को ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, आखिरी मूल्य ये क्या है, ये अंतिम मूल्य है। जो भी आपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जो उत्पाद जो बाज़ार में आया है, बिस्किट है, जो भी चीज़ है, ब्रेड है, तो उसका अंतिम मूल्य जो है आप जो खरीदें वही है, क्या है, अंतिम मूल्य है। तो इसलिए अंतिम मूल्य को ही ऐड किया जाता है जीडीपी में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जीडीपी में अंतिम मूल्य क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दोहरी गणना। दोहरी गणना क्या है, सबसे ही मालूम होता है कि एक ही मूल्य जो है वो बार बार हर एक पॉइंट पे जो है, हर एक चरण में ऐड हो जाएगा। 10 रुपया यहाँ भी है, 10 रुपये यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो ये बार बार इसी में ऐड हो जाएगा। इसलिए दोहरी गणना की समस्या ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए अंतिम मूल्य की बात की जाती है जीडीपी में। ये तो हो गए, डिफिनीशन को हमने समझा दिया। इसके पहले जीडीपी समझ लेते हैं। देखिए, इतने पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को जीडीपी अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो ये समझना जरूरी है कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक थोड़े छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीडीपी क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है ना, ये अपने घर में 50 रुपये, ये 50 रुपये जो है कमाता, इनकम है इसका, और इतना 50 रुपये खर्च करता है। कोई सेव नहीं करता, हम मान के चलेंगे सेव नहीं करता, 50 रुपये इनकम भी है और 50 रुपये ये खर्च करता है। इनकम जो भी है ये 50 रुपये मार्केट में खर्च करता है, जहाँ भी है ना। आपके घर में ये 50 रुपये खर्च करता है। ठीक, इसके 2 बच्चे हैं। ये 10 रुपये खर्च करता है, ये 10 रुपये खर्च करता है ना। और इसकी वाइफ जो है, इसकी जो वाइफ है ये जो है, ये भी 50 रुपये जो है खर्च करती है घर में। तो अब ऐड करें, इस व्यक्ति का कितना है, 50 रुपये, इसकी वाइफ 50 रुपये, ओके। इसके बच्चे जो है 10 रुपये खर्च करते हैं, तो कितने हो गए, 10 रुपये और फिर 10 रुपये, है ना। तो इसको ऐड कर लिए, 50 50 100 रुपये हो गए, और ये 10 120 रुपये। तो अब क्या कहेंगे, आपके इनके घर की जो जीडीपी है, इनके जो घर की जीडीपी है, इनके घर की जीडीपी जो है कितनी है, इनके घर की जीडीपी है 120 रुपये। समझ गए, मतलब अब इनके घर की जीडीपी 120 रुपये, क्योंकि इन्होंने ये आखिरी मूल्य ये खर्च किया। मतलब हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि जब वो जो आखिरी मूल्य था, कोई भी व्यक्ति कोई सामान ले रहा है, ब्रेड ले रहा है, तेल ले रहा है, साबुन ले रहा है, तो सब मिलकर खर्च कर रहे हैं ना, तो आखिरी मूल्य कितनी है, तो उसको ऐड करने के बाद जीडीपी हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो हो गया जीडीपी उस व्यक्ति के घर में। अगर इसको ही अगर स्प्रेड कर दिया जाए, इसको बड़े फॉर्म में आप समझे कि मान लीजिए भारत देश है, अब देश में कई तरह के भारत के अंतर्गत कई तरह के आदान प्रदान चीज़ों का खरीदना बेचना चल रहा है ना। कोई मार्केट है, कई करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है डेली के तौर पे। तो उसको पूरे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं देश के अंतर्गत में खरीदे बेचे जा रहे हैं, उस सारे भी प्रोडक्ट्स के जो आखिरी जो अंतिम मूल्य है उस सबको समग्र योग कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, है ना। जब जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब क्या होता है, सकल मतलब होता है टोटल, पूरा, संपूर्ण, है ना। जितने भी हर सेक्टर में, वो कृषि का क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो या विनिर्माण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को टोटल जो भी खर्च हो रहे हैं उसको सरकार क्या करती है, उसको ऐड कर लेती है ना। अब उसको ही कहा जाता है क्या, जीडीपी कहा जाता है। समझ गए जीडीपी क्या होता है, आप समझ गए। डिफिनीशन को याद कर लें, आसान है। कैसे याद करेंगे आप इसको, याद कर लें। किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर सेवा या कोई भी वस्तु के बाजार में आखिरी मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ऐसे आप याद कर लें और इसको मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, ये उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं होगी जीडीपी, तो आप कमेंट में बताएं, दोबारा से समझाया जाएगा।
नहीं तो रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देखें और समझे। अब देखिए, ये तो हमने जीडीपी निकालना सीखा, जीएनपी और नेशनल इनकम की बात करेंगे अगले लेक्चर में। अब जीडीपी निकालता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए जिम्मेदार है ना। तो भारत के अंतर्गत जो है 2019 से पहले की बात की जाए तो सीएसओ जारी करती थी जीडीपी, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता था। तो सीएसओ जो है और एक होता है एनएसएसओ। तो 2019 के बाद 2019 में ही सरकार ने एनएसओ और सीएसओ को एक साथ मर्ज कर दिया। तो अब जो है जीडीपी जीडीपी आंकड़ा कौन जारी करता है, तो एनएसएसओ कहेंगे, है ना। प्रश्न आ जाएगा जीडीपी का आंकड़ा निर्धारित करने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है, कौन सा बॉडी जिम्मेदार है। तो अब क्या कहेंगे, जीडीपी का आंकड़ा निर्धारित करने के लिए एनएसएसओ जिम्मेदार है ना। आते हैं दोबारा से। देखिए, ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय परिदर्शक सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप एनएसएसओ रखें और फुल फॉर्म भी याद रखें। यही जिम्मेदार है, देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है ये, है ना। इसको आप याद रखें, इम्पोर्टेंट काफ़ी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आ सकता है ना। इसको याद रखें। अब देखिए, भारत जो है पूरे विश्व में जीडीपी के मामले में कौन सा स्थान ग्रहण करता है। तो इसको अब बता दूँ, भारत जो है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब कि विश्व में जो है भारत का जो जीडीपी है वो 5वें नंबर पे है ना। इसके पहले कौन कौन से देश है, देखिए इसके पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जीडीपी के मामले में जो है सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे यूएस से अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये किस पे आता है, पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, दूसरे पे आता है चाइना। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चाइना में, है ना। तीसरा स्थान पे कौन सा आता है, देखिए तीसरे पे आता है जापान, है ना। जापान देखिए छोटा मुल्क दिखता है पर इसकी जीडीपी सबसे लगभग तीसरे स्थान पे है। चौथा पे आता है जर्मनी। एक मिनट, चाइना, जापान, जर्मनी, और 5वां पे आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। 5वें पे आता है। और 6ठे पे देखिए 6 नंबर पे आता है, अभी वर्तमान में तो यूके है ना। और 7 पे है क्या, फ्रांस है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया, यूके और फ्रांस में कोई खास अंतर नहीं होता। पिछले 2-4-5 सालों में हमने देखा होगा कि फ्रांस और इंडिया, कभी फ्रांस का जीडीपी ज़्यादा हो जा रहा था, कभी इंडिया का जीडीपी ज़्यादा हो रहा था। अभी वर्तमान में देखिए यूके फ्रांस से भी आगे है। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है इसके बीच में। जैसे कि अगर आप देखे होंगे भारत का इकलौता का देखा जाए, भारत का जो है जीडीपी, भारत की जीडीपी जो है उसको 5 ट्रिलियन बिलियन बनाने का लक्ष्य है, भारत ने रखा है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य बनाने का भारत ने जो है लक्ष्य रखा है। कब तक, 2030 तक। चलिए, ये तो हो गया जीडीपी की बात। बाकी की जो समस्याएं होंगे हम आगे देखा जाएगा। जीडीपी से जैसे निकाला जाता है, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो जीडीपी से निकाला जाता है। तो इसकी आलोचनाएं भी होती है कि पर कैपिटा इनकम निकालने से क्या होता है कि कुछ लोग जो जीडीपी के जो पर कैपिटा इनकम को जो आंकड़े जीडीपी के द्वारा निकाले गए पर कैपिटा इनकम के जो आंकड़े आते हैं वो एक तरह का एवरेज होता है। मतलब जो गरीब जिसके पास 10 रुपया है या जिसके पास 100 रुपया है, दोनों को एक तरह से बराबर दिखाया जाता है। तो इसलिए उसके बारे में समझिए कैसे होता है। कुछ एग्जांपल वगैरह ले लेंगे और किताबों में होते हैं, आप भी पढ़े, वहाँ से पढ़िए, एनसीईआरटी किताब वगैरह आप पढ़े या खुद से पढ़ें और उससे और अंडरस्टैंडिंग आपको होगा और क्लियरिटी आएगी। और हमारे लेक्चर को देखते रहें। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी तरह के और भी नेशनल इनकम में योगदान है चीज़ों का, उसको देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।